संध्या जी भूख से परेशान थी। सुबह से बहू ने उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, क्योंकि नाश्ते में उसने मूली के पराठे बनाए थे और सारे पराठे खत्म हो चुके थे। इसलिए अब संध्या जी दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहू ने सुबह नाश्ता ज्यादा कर लिया था, इसलिए वो दोपहर का खाना बना ही नहीं रही थी। आखिरकार भूख से परेशान संध्या जी बहू के पास पहुंची और कहने लगी, बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। संध्या जी की बात सुनकर उनकी बहू मेघा मुंह बनाते हुए कहने लगी, आपको कुछ काम काज तो है नहीं, बस दिन भर आपको भूख ही लगती रहती है। देखिए वहाँ टेबल पर भुने चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी लीजिए। आज दोपहर में मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ, तो खाना तो अब शाम को ही बनेगा। यह सुनकर संध्या जी का चेहरा उतर गया। वह धीरे से बोली, बहू तुम कहो तो मैं ही कुछ बना लेती हूँ। मेघा गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, अब एक आदमी का खाना क्या बनेगा। फिर कुछ सोचते हुए वह रसोई में गई और उसने फ्रिज में देखा कि बची हुई बासी रोटियां रखी हैं। उसने वो रोटियां निकाली और अचार के साथ अपनी सास के सामने एक प्लेट रखते हुए बोली कि लीजिए, ये खा लीजिए। इतना कहकर वो अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकल गई। फ्रिज में रखने के बावजूद रोटियां खराब हो चुकी थी, उनसे बदबू आ रही थी। इसलिए संध्या जी ने गुस्से में आकर वो रोटियां डस्टबिन में फेंक दी। फिर उन्होंने दाल चावल निकाला और अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और धनिया पुदीने की चटनी के साथ उन्होंने खिचड़ी खा ली। फिर सारे बर्तन धोकर उन्होंने वापस रख दिए और रसोई भी साफ कर दी। फिर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बहू ने भले ही मना कर दिया था, लेकिन यह घर उनका भी था और वह अपना खाना खुद बना सकती थी, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने भी अपना खाना बनाकर खा लिया था। अगले शाम को वह अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उनका बेटा अतुल उनके पास आया और कहने लगा, माँ देखो ना, आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है, घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से बाबूजी की तेरहवीं में भी बहुत खर्च हो गया था। मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर चढ़ा देता हूँ, तो घर के खर्चे में थोड़ी मदद मिल जाएगी। संध्या जी धीरे से बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अतुल अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, तो माँ आप अपना कमरा खाली कर दो ना और छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो जाओ। हम यही कमरा भाड़े पर लगा देते हैं। छोटे वाले कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं है ना, तो उसे कोई किराए पर लेगा नहीं। संध्या जी हैरान रह गई। वह कहने लगी, लेकिन बेटा वह कमरा थोड़ी ना है, वह तो स्टोर रूम है और मैं वहाँ रहूंगी तो मैं टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी। अतुल कहने लगा, आप आंगन वाले टॉयलेट में चले जाना ना, आप तो घर की ही हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन किराएदार जो आएगा उसे तो सारी सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी यह कमरा बहुत बड़ा है और बाबूजी के गुजरने के बाद आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। संध्या जी खामोश हो गई। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम छत पर बना हुआ कमरा भी तो किराए पर दे सकते हो ना, उस कमरे में तो सारी सुख सुविधाएं मौजूद ही हैं। अतुल कहने लगा, नहीं माँ, वह कमरा हमने मेहमानों के लिए रख छोड़ा है। आपको तो पता ही है कि मेघा के मायके से कभी भी कोई मिलने के लिए आ जाता है, ऐसे में एक कमरा तो मेहमानों के लिए रहना ही चाहिए। संध्या जी समझ गई कि बेटे ने सोच लिया है तो वह उनका कमरा ही किराए पर देगा, और वैसे भी वह बुढ़ापे में पूरी तरह से बेटे बहू पर ही निर्भर थी, इसलिए उन्होंने भी बेटे की बात मान लेने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान समेट लिया और छोटे वाले कमरे में चली गई। वहाँ पुराने सामानों के बीच रहते हुए उन्हें घुटन सी महसूस होती थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वह जिंदगी के दिन काट रही थी। किराएदार भी आ चुका था और सब कुछ पहले की तरह सामान्य रूप से चलने लगा था। घर में जो किराएदार आया था उसका नाम अशोक था। अशोक एक एनजीओ में कार्य करता था। जब उसने घर में संध्या जी को उपेक्षित अवस्था में देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे संध्या जी से उसका लगाव बढ़ता चला गया। संध्या जी भी किसी अजनबी को अपने प्रति चिंतित होते हुए देखती थी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था। बेटे बहू तो उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे। बहू बचा हुआ खाना उनके आगे फेंक जाती थी और बेटा तो कभी उनके कमरे में झांकने के लिए भी नहीं आता था। संध्या जी तो बहुत पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा बदल चुका है, लेकिन फिर भी वह आंखें मूंद कर सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनकर वहां पर पड़ी हुई थी, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई सहारा तो था नहीं। घर का खर्च बेटा ही चलाता था, इसलिए वो 2 रोटियों के लिए भी बेटे की मोहताज बनकर ही रह गई थी। कभी कभी उन्हें बहुत रोना आता था, क्योंकि उनके पति गिरधर जी भी बेटे की लापरवाही की वजह से ही इस दुनिया से गए थे। कहीं न कहीं संध्या जी को पता था कि उनकी मृत्यु के जिम्मेदार उनके बेटे बहू ही हैं, लेकिन वह मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाती थी। जब गिरधर जी काम पर जाते थे तो घर में पति पत्नी दोनों का खूब मान सम्मान होता था। गिरधर जी अपनी सारी सैलरी से घर संभाले हुए थे, लेकिन जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि घर के खर्चे में वह भी सहयोग किया करे। अतुल को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि जब तक पिता घर चला रहे थे वो अपनी सारी कमाई बचा लिया करता था, लेकिन अब उसे मजबूरन घर के खर्च चलाने पड़ रहे थे। धीरे धीरे उसे माता पिता का खर्च बोझ लगने लगा, लेकिन वह मुंह खोलकर कुछ बोल नहीं पाता था। इसी बीच एक बार गिरधर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने थोड़ी महंगी दवाइयाँ दी थी, लेकिन अतुल आधी दवाई ले आया और आधी दवाइयाँ वो लाया ही नहीं।
शुरुआत में गिरधर जी की हालत थोड़ी संभल गई तो उसने दवाइयाँ बंद कर दी। गिरधर जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब संध्या जी घबरा गई। उन्होंने आधी रात को ही बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटा कर कहा, बेटा चलो, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अतुल कहने लगा, माँ अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। संध्या जी रात भर बेचैनी से पति के पास बैठी रही। कभी वह उनकी छाती पर तेल गर्म करके मालिश करती थी तो कभी भाप दिलवाती थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक गिरधर जी के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घर में मातम का सन्नाटा पसर गया। अतुल रोने धोने का नाटक करने लगा। बहू तो ऐसे फूट फूट कर रो रही थी जैसे वह अपने ससुर जी का जाना सहन ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा गहरा आघात संध्या जी को ही लगा था। वह तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे, मानो वह चीख चीख कर कहना चाह रही हूँ कि अब रोने का नाटक क्या करते हो, तुम लोग ही अपने पिता की मृत्यु के जिम्मेदार हो। लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाई। बेटे ने बहुत अच्छे से सारे कर्म कांड निपटाए और मृत्यु भोज भी बहुत शानदार हुआ। लेकिन संध्या जी के मन में यह बात चुभ गई थी कि अगर बेटे ने लापरवाही ना दिखाई होती तो शायद उनका सुहाग आज भी सही सलामत होता। उसके बाद अचानक से ही बेटे बहू के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। संध्या जी भी आहत हो चुकी थी तो वह भी अब उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन भीतर ही भीतर यह बात उन्हें खाई जा रही थी कि ऐसे बच्चों को वह कोई सबक नहीं सिखा पा रही हैं। एक दिन अशोक उनके पास आया और उसने उन्हें कुछ बातें समझाई, जिसे सुनकर संध्या जी की आंखों में एक चमक सी आ गई। अगली सुबह संध्या जी अपने बेटे बहू के पास आई और कहने लगी, सुनो, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम लोगों को मेरे साथ रहने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। बहू तो संध्या जी की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। हाँ, बेटे ने माँ के सामने थोड़ा उदास होने का नाटक जरूर किया, मगर अगले ही पल संध्या जी ने एक धमाका करते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हें इतना उदास होने और बहू तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बुरी बात तो सुन लो। संध्या जी की बात सुनकर वो दोनों उनका चेहरा देखने लगे तो संध्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि मैं अब से वृद्धाश्रम में रहूंगी, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर रही हूँ। अब यहाँ तुम लोग जैसे नालायक बच्चे नहीं, बल्कि मुझ जैसे सताए हुए बुजुर्ग रहेंगे, और यह मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर अतुल के तो होश ही उड़ गए। मेघा भी हैरानी से अपने पति की ओर देखने लगी। उन लोगों ने तो सोचा था कि अब संध्या जी घर छोड़कर जा रही हैं तो सुकून से इस घर में वह लोग रहेंगे। अब उन्हें किसी बुजुर्ग की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, किसी बीमार की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो संध्या जी ने पासा ही पलट कर रख दिया था। माँ की बात सुनकर अतुल गुस्से से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस घर पर मेरा अधिकार है, तुम इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती हो? संध्या जी गुस्से में बोली, घर मेरे नाम पर है, फिर भी तुम लोगों ने मुझे कितना परेशान किया। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे अपमानित किया, बीमारी में मेरी देखभाल नहीं की, मुझे खाने पीने के लिए भी तड़पा कर रख दिया। इलाज के अभाव में तुम्हारे बाबूजी भी गुजर गए, और अगर मैंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया तो मेरा भी वही हश्र होगा। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बच्चों के झूठे मोह से निकलकर अब मुझे भी खुद के बारे में सोचना होगा। अतुल गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, माँ हमें माफ कर दो, आगे से हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा भी करेंगे और आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करेंगे। लेकिन प्लीज आप इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाओ। अरे जरा सोचो ना, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? संध्या जी गंभीर आवाज में बोली, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें इस लायक बना दिया है कि तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सको। जब मैं ही तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं रह गई तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोचूं? तुम अपने परिवार का खुद ही देख लो। बाकी तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके यह घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब इस घर में नए सदस्य आने वाले हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और अतुल और मेघा स्तब्ध से खड़े रह गए। वो बहुत चालाकी से माँ का ध्यान रखने से बच रहे थे। कुछ रुपए बचाने के चक्कर में वो बीमार पड़ने पर माँ का इलाज भी नहीं करवाते थे। लेकिन आज संध्या जी ने ऐसा फैसला लेकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया था। महीने भर के अंदर ही अतुल और मेघा घर छोड़कर चले गए थे, और संध्या जी ने अपने घर में अपने जैसे सताए हुए लोगों को आश्रय देकर यह साबित कर दिया था कि आजकल के जमाने में अगर बच्चे बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो बुजुर्ग भी कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। अशोक की मदद से वो वृद्धाश्रम सुचारू रूप से सिर उठाए खड़ा था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करिए, और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।